हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम लोग आप लोग को पूरे के पूरे चैप्टर्स आप लोग के 12th केमिस्ट्री के मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, सही है। मैंने आप लोग को बायोलॉजी भी सिखाई है, बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जरूर से जाकर आप चेक करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर से उसको भी कवर करिए, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं जो कि हमारा चल रहा है बच्चों, तो सिर्फ ये वाला लेसन हमारा बचा हुआ है और एक लेसन बचा है, दैट इज नथिंग बट अवर ग्रीन केमिस्ट्री, सही है। बाकी के सारे चैप्टर बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाकर कवर करवा दिए गए हैं। तो आप अगर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बाकी के चैप्टर्स को भी जरूर से रेफर करो, सही है। अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे इस चैप्टर की, दैट इज नथिंग बट अवर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया हुआ था, 2 लेक्चर मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाकर देख लेना इसके पहले के 2 लेक्चर्स, सही बात है। इस लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर बच्चों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ठीक है, कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैसी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है, और होप करेंगे कि ये दोनों टॉपिक बच्चों आज के हमारे इस वाले लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, देखो मैं हर बार यही बोलता हूं, पर वीडियो बड़ी बन जाती है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ही इतना सारा है, मुझे बताना ही इतना कुछ होता है आप लोग को कि यार वीडियो बड़ी बन जाती है, क्या कर सकते, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले इस टॉपिक को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक एक चीज, एक एक बारीकी मैं आप लोग को समझाऊंगा। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिंदगी में कभी नहीं समझा होगा ना, उसको भी आज समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है और किस प्रकार से हमें इसके अंदर लिखना है। साथ ही साथ आपकी बुक में 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है हर एक एलिमेंट की। कैसी? एक है आपकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भाई ये ऐसा हम एक्सपेक्ट करते थे, और एक है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है उस एलिमेंट की, ठीक है। उसके पीछे रीजंस भी जानेंगे, कुछ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स है बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा डिफर करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है उस रीजन की भी हम लोग बात करेंगे। और शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच इस चैनल पे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। आप लोग का जो ये है पढ़ाई है आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। एक और बात, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना, बहुत सारे बच्चे वहां पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें वो अपने मेरे से करते हैं, बहुत सारे डाउट्स वो अपने साथ मेरे साथ शेयर करते हैं वो अपने डाउट्स, तो आप भी अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो, फॉलो जरूर से कर लेना अपने बड़े भाई को, ठीक है, चलेगा। शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। देखो इसके पहले के लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, पेन ले लेता हूं। इसके पहले के लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, जहां पे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्यों हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सारी बातें बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1 में करी थी। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हो रखी हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 में। फिर लेक्चर नंबर 2 जो था वो बहुत ही मजेदार लेक्चर था भाई। लेक्चर नंबर 2 बहुत ही मजेदार लेक्चर था, जहां पे मैंने आप लोग को हर एक एलिमेंट को किस प्रकार याद किया जाए उसकी एक ट्रिक बता दी थी, सही बात है। तो आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा तो लेक्चर नंबर 2 भी देखना, वहां पे एलिमेंट्स अगर आपको याद नहीं होते तो याद उसको प्रैक्टिस भी कर लेना, सही बात है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे ये आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसको याद कैसे करना है, इस पूरे सीरीज को याद कैसे करना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एलिमेंट्स को आपको सीरीज में ही याद करना पड़ेगा, तभी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इनको सीरीज में याद रखने के लिए मैंने आप लोग को कुछ अलग अलग कहानियां बना के दी थी, ठीक है, जैसे साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन, ये मैंने आपको कल बना के दिया था, जिससे आप याद कर पाओगे कि अच्छा साइंस टीचर के बाद मतलब साइंस है, साइंस के बाद टीचर आ रहा है, तो मतलब SC यानी स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा, TI आएगा, सही बात है ना। ये आप लोग को मैंने याद करवा के दिया था, और सिर्फ एक पीरियड के नहीं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के नहीं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उन सबके मैंने आप लोग को नाम याद करवा के दिए थे। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जो लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना जरूर से, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो जो भी मैंने निमोनिक्स दिए थे ना बच्चों, उन निमोनिक्स को प्रैक्टिस करो और उसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही पढ़नी है। आपको कौन सी ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही याद रखनी है, क्योंकि इसका ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका ही ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ही फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका ही केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं, पूरे ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो बाकियों के भी मैंने आपको बता दिए थे फॉर योर
काइंड इंफॉर्मेशन अगर इफ यू वांट, ठीक है। अगर आपको नहीं याद करने तो वो रहने दो, पर ये तो जरूर से याद कर लेना बच्चों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ये पूरी सीरीज दी हुई है और ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये जरूर से याद कर लेना बच्चों। साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन। ओके, चलो, ये सारे बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स की हमने बातें ऑलरेडी कर रखी थी। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। और हम लोग बात करेंगे कौन से एलिमेंट्स की? हम लोग बात करेंगे बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। हम किसकी बात करेंगे बच्चों? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने से पहले मुझे आपको थोड़ी बेसिक समझानी पड़ेगी। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा तो शायद आपको वो चीजें ना समझ में आए। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। बहुत सारे लोग जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, हम नहीं लिखते। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह कोई एलिमेंट डाल देंगे, जैसे आर्गन डाल देंगे, क्रिप्टॉन डाल देंगे, ज़ेनॉन डाल देंगे, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है, वो कैसे समझना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आई बात? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से देखेंगे पूरा लेक्चर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों पूरा लेक्चर। ट्रांजिशन सीरीज जो होती है, ट्रांजिशन के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट को नाम हटा दो, जो ट्रांजिशन सीरीज होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सही बात है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग क्या है? मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर फिल किया जाता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, एनी बोल सकते हैं, या फिर एनी एलिमेंट filled, ऐसा लिखना है, if last electron of any element filled in d subshell, then that element is known as डी ब्लॉक एलिमेंट। उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सही बात है ना, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएगा? बच्चों, डी सबशेल में जाएगा। कौन से सबशेल में जाएगा? डी सबशेल में जाएगा। ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है। सही बात है। फिर डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। डी सबशेल में, अगर मैं डी सबशेल की बात करूं और उसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात करूं, नॉट ऑर्बिट, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं बच्चों, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये बातें आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखी हुई हैं, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सारी बातें। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स के 4 प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब चीजें आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखी है, ठीक है। और अगर नहीं भी सीखी होगी ना, तो आप सिर्फ यूट्यूब पे टाइप कर देना, ठीक है, यूट्यूब पे टाइप कर देना क्वांटम नंबर बाय जेआर कॉलेज। इतना टाइप करोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको नहीं आता होगा ना तो वहां से सीख लेना। मैंने आपको बताया है कि शेल क्या होता है, शेल के अंदर सब शेल क्या होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो वहां मैंने आप लोगों को सारी चीजें सिखाई हैं। अभी मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे होता है 5 ऑर्बिटल? मैंने आप लोग बताया, देखो, जो डी सबशेल है उसमें जो L की वैल्यू है बच्चों, उसमें L की वैल्यू क्या होती है? L की वैल्यू क्या होती है? 2, ठीक है, L की वैल्यू क्या होती है? 2। और 2 अगर L की वैल्यू है तो अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूंगा तो वो कहां से निकलेगा? +2 से -2 तक, या फिर आप बोल सकते हो -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0। तो कैसे होगा वो? -2, -1, 0, 1 और 2। तो मतलब कितने ऑर्बिटल्स निकले? 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब 5 ऑर्बिटल्स है टोटल। कितने ऑर्बिटल्स है टोटल बच्चों? 5 ऑर्बिटल्स है। पांचों ऑर्बिटल्स को या फिर किसी भी ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ध्यान से सुनो, ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर बॉक्सेस में।
हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस में। तो देखो कितने बॉक्स बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5। ये बॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आई बात। तो हम इसे बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आवर 5 ऑर्बिटल्स। और हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये बात फिक्स है। ये चाहे एस ऑर्बिटल की हो, चाहे एस सबशेल की हो, चाहे डी सबशेल की हो, चाहे एफ सबशेल की हो, उसमें कितने भी ऑर्बिटल रहने दो बच्चों, पर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। कितने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। पर इसको ऐसे फिल नहीं किया जाता, पहले सारे इलेक्ट्रॉन को फिल करो, उसके बाद शुरू से शुरू करो, ऐसे फिलिंग की थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे देखो फिलिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10। तो मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और विथ अपोजिट स्पिन, मतलब इसका स्पिन अलग होगा और इसका स्पिन अलग होगा, ताकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें और न्यूट्रल चार्ज हो जाए, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, इसका अलग स्पिन होगा, इसका अलग स्पिन होगा, जिससे एक दूसरे को कैंसल आउट करके न्यूट्रल चार्ज कर दे, ऐसा होता है ना। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, एक होता है -1/2, एक होता है +1/2। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो ये एक दूसरे को चार्ज कैंसल आउट कर देंगे और नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। सही बात है ना, सही बात है ना। मतलब हमको ये समझ में आया बच्चों, इतना सब समझने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया है कि जो डी सबशेल है, ठीक है, जो डी सबशेल है बच्चों, उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को झेलने की है बच्चों, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेलने की है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों वो झेल सकता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेल सकता है वो, अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है। दिस इज द यू कैन से कैपेसिटी ऑफ द डी सबशेल। समझ में आई बात, मतलब इसके अंदर 10 ये हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आपके एक पहले वाले ऑर्बिटल में चला गया, तो वो भी आपका डी ऑर्बिटल, वो भी आपका डी क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक उसमें भी है तो वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला इसमें चला गया तो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में तो भी वो क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे। तो मतलब टोटल 10 एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों आपके डी ब्लॉक के अंदर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। 10 एलिमेंट मतलब एक सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक सीरीज में टोटल 10, और मतलब एक डी ऑर्बिटल में टोटल 10 एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहां इतना समझ में आ गया होगा। इन ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम भी हैं, अगर आप जानना चाहो तो इनके अलग अलग नाम भी है, जो मैंने पहले भी बताया है आपको। कौन कौन से बच्चों, वो DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और लास्ट होता है बच्चों आपका DZ²। ये इसके अलग अलग नाम भी हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ी बहुत मुझे आपको समझानी थी चीजें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ठीक है भाई, इसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हर ऑर्बिटल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं वापस आऊं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, तो मैंने आपको ये सब पढ़ाया क्यों पता है, क्योंकि मुझे आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताने हैं, कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज बताने हैं, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया फॉर एटॉमिक स्टेबिलिटी, क्या है भाई ये, क्या है भाई ये रूल्स क्या हैं, ये क्राइटेरियाज क्या हैं। कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल क्राइटेरियाज हैं, जो हमको बताते हैं कि आपका एटम स्टेबल है या फिर नहीं। आपका जो एटम है, आपका जो एलिमेंट है, वो स्टेबल है या फिर नहीं, वो हमको कुछ रूल्स बताते हैं। अब वो कैसे बताएंगे, सुनिए कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल बच्चों, आपके अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, अगर आपके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें घुस सकते, कितने घुस सकते बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो भी आप अपने इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बताओगे। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल होगा भाई, इसके कुछ कंडीशन है जो मैं आपको लिख लिख के दे देता हूं फटाफट से। सबसे पहला कंडीशन, if d orbitals or you can say d subshells are completely filled, क्या है वो, completely filled है, मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे हुए हैं। अगर मैं ऑर्बिटल्स को बनाऊं, कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4 4 ही हो गया। अच्छा चलो यहाँ पे, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फिर 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो सर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अगर आपके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है डी वाले सबशेल के, तब आप कहोगे कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, स्टेबल। इफ द डी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, देन
देन द एलिमेंट इज स्टेबल। आपका एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल है। ये रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी है बच्चों, कुछ स्पेशल स्टेबिलिटी। सही बात है। और आपका हर एलिमेंट चाहता भी है कि वो स्टेबल हो। आप नहीं चाहते क्या? आप नहीं चाहते कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरी एक स्टेबल जॉब हो, मेरा एक अच्छा घर हो, एक नॉर्मल गाड़ी हो। मतलब सब इंसान यही चाहता है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द इंसान तो यही चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं यार, मेरे जिंदगी में उथल पुथल ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, मैं स्टेबल रहूं, सही रहूं। वैसे एलिमेंट भी हैं, एलिमेंट भी यही चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें। ठीक है, वो स्टेबल रहें, उनके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तो सारे के सारे स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा के दे रहा हूं, दीज आर द रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? कंप्लीटली, अगर मैं बात करूं, एक था आपका कंप्लीटली फील्ड, पूरी की पूरी तरीके से क्या है वो फील्ड है। अगर मैं इसको कंप्लीटली एम्प्टी कर दूं, पूरा का पूरा क्या करूं, खाली करूं, तो भी ये स्टेबल है। तो भी ये क्या होंगे बच्चों? स्टेबल होंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खाली हो जाए, मतलब आपका हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो भी आपका एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। इसीलिए इसीलिए जो मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सही बात ना, 2s2 2s1, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब जब वो डोनेट करता है, सही बात है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, तो जो एस शब्द एस ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि उसके पहले वाला जो ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और वो कंपाउंड स्टेबल होगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये डी ऑर्बिटल है, मान लो ये 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है। इसके पहले यहां पे 3p होगा। सही बात है। अब मान लो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे। फॉर एन एग्जांपल, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की। अब अगर ये पूरा खाली हो गया, मतलब डी ऑर्बिटल्स, मान लो ये डी ऑर्बिटल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए? रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा जीरो, मतलब ये हो जाएगा जीरो। तो मतलब इसके पहले वाला क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड, और ये क्या होगा? कंप्लीटली एम्प्टी। तो नाउ इस कंडीशन को, इस मेटल को भी हम लोग क्या कहेंगे कि भाई तू भी क्या है? स्टेबल है। सही बात है। स्पेशल स्टेबिलिटी में क्या है? इफ डी ऑर्बिटल्स, और ये सिर्फ डी ऑर्बिटल के लिए नहीं है बच्चों, सारे ऑर्बिटल्स के लिए है, सारे ऑर्बिटल्स के लिए ये रूल है। ठीक है, इफ डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, अगर डी ऑर्बिटल्स बच्चों कंप्लीटली एम्प्टी है, देन also the एलिमेंट इज स्टेबल। तभी भी बच्चों आपका एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तभी भी आपका एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। ये तो आपके दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, कि मान लो ये आपका ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। फॉर एन एग्जाम्पल ये है बच्चों आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये है डी ऑर्बिटल। अब इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही बात है, कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको आपको कंप्लीटली एम्प्टी करना है तो। लेकिन अगर मुझे इसको हाफ फिल्ड करना है, आधा भरा, अगर मुझे इसको हाफ फिल्ड करना है, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 10 का हाफ कितना होता है? 10 का हाफ होता है 5। तो मतलब आप इसको कितने इलेक्ट्रॉन दोगे? 5 इलेक्ट्रॉन दोगे। एंड अकॉर्डिंग टू हंस रूल, आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे बच्चों? आप एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यही बताया हंस रूल या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद नहीं आ रहा मेरे को, हंस रूल ही। ठीक है, वो क्या बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक 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 करके पहले सारे ऑर्बिटल में भरो, उसके बाद आप क्या करोगे? इसकी पेयरिंग करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो अगर मान लो कुछ ऐसा ऑर्बिटल है जहां पे डी ऑर्बिटल में सब में क्या है? एक 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 क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो भी आपका एलिमेंट स्टेबल होगा। तो भी आपका एलिमेंट स्टेबल होगा। अगर मान लो यहां पे हाफ फील्ड के साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो ये स्टेबल नहीं है, तब ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं हाफ फील्ड ही रखूं, 5 के 5 को हाफ फील्ड रखूं, तो तब क्या होगा बच्चों? ये स्टेबल रहेगा। मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन वहां से उड़ा दूं, तब स्टेबल होगा क्या? नहीं, तभी भी ये स्टेबल नहीं होगा। इसके सारे एलिमेंट, सॉरी, इसके सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा बच्चों? स्टेबल कहलाएगा। तो मतलब यहां से तीसरी कंडीशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट
कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आती है बच्चों, दैट इज इफ द d orbitals, if the d orbitals are half filled, क्या है, are half filled, then also the element will be stable, और element is stable, तभी भी आपका एलिमेंट क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। ये तीन कंडीशन है स्टेबिलिटी की, इन तीनों के अलावा आपका एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इन तीनों के अलावा बच्चों आपका एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी, और यू कैन से स्पेशल क्राइटेरिया, और यू कैन से रूल्स फॉर द रूल्स फॉर द एटॉमिक स्टेबिलिटी। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया, 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 यस सर समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाऊं, चलो साइड हो जाता हूं, कितने मिनट की क्लास बनी है अभी तक, अभी तो बहुत टाइम है। चलो, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत इजी थी, कुछ नहीं था, चिंदी था, ठीक है। चलो आगे चलें, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसे जाए, आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसे जाए, हाउ विल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, याद है 21 से शुरू होता है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, तो SC होता है ना शायद स्कैंडियम का, आई एम रियली सॉरी, इट इज SC, स्कैंडियम SC, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस SC होता है बच्चों स्कैंडियम का, ठीक है, SC तो सिलिकॉन होता है ना, SI सिलिकॉन होता है, ठीक है, SC मैंने लिया स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, शुरुआत ही होती है कहां से, 21 से। तो अगर मैं बोलूं कि चलो बेटा स्कैंडियम का आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हाउ विल यू स्टार्ट, कैसे आप स्टार्ट करोगे बच्चों, कैसे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, ये सब लिखना पड़ेगा ना आपको। तो आप लोगों ने 11th में अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ा था, हैं, बताओ, ये छोटी मोटी चीजें नहीं बतानी पड़ती है, ठीक है, आपने 12th स्टैंडर्ड में अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, वो प्रिंसिपल ही हमको बताता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखोगे, किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रखोगे, सही बात है ना, सही बात है ना। तो क्या था अफबाउ प्रिंसिपल, 1s 2s 3s 4s 5s, पूरा नहीं बना रहा क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है आपका 3p 4p 5p, सही है, पूरा नहीं बना रहा ऑब्वियसली। यहाँ पे है बच्चों आपका, यहाँ पे है बच्चों आपका 3d, ठीक है, हाँ 2s भी होता है ना यहाँ पे 2s, एक सेकेंड, ए भाई 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 मिट्टी नहीं रहा, ओके, सो 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 2p 3p 4p 5p, सही बात है, उसके बाद आता है आपका 3d 4d 5d, ऐसा आता है ना, पहले मैंने शायद गलत लिख दिया था, ऐसा आता है ना बच्चों आपका। सो 1s 2 बहुत सारे होते हैं, इसके आगे भी होते हैं, 4f 5f भी होते हैं, पर वो हमको नहीं लिखना क्योंकि हम f ऑर्बिटल पढ़ ही नहीं रहे ना, हम f ऑर्बिटल पढ़ेंगे इनर ट्रांजिशन में, लेकिन अभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। तो कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, सॉरी हाँ समझ रहे हो, ठीक है, फिर 4s में जाने के बाद किस में जाएगा बच्चों, वो 3d में जाएगा, 4s में जाने के बाद किस में जाएगा, वो 3d में जाएगा, फिर 3d के बाद वो 4p में, 4p के बाद वो 5s में, फिर 5s के बाद वो वापस 4d में जाएगा। मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, अफबाउ मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, कोई चीज को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो ये बच्चों एक समझ लो ये होता है, मतलब आपका लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी हम लोग जा रहे हैं, सबसे लोअर एनर्जी 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। ये आपका एनर्जी का लॉ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना,
नहीं पढ़ा तो बच्चों पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अगेन यूट्यूब पे जाना, सर्च करना अबाउट प्रिंसिपल बाय जेआर कॉलेज, आप लोग को वहां पे वीडियो मिल जाएगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, उसे आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं चलो अब बात करें अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, चलो मैंने आपसे बोला कि चलो आपके पास है स्कैंडियम एंड यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम, तो आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या है बच्चों 2s, आप लिखोगे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? 2p में कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। फिर 2p के बाद आएगा 3s, देखो ये मेरे को याद है बट मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में आया ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए किसी भी एलिमेंट का, तो इसे रफ में ड्रॉ कर लिया करो, सही है ना। अब 2p के बाद किस में जाएगा बच्चों? 3s में, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है ना, सही बात है ना। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और 4s के बाद कौन आएगा? 3d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 इलेक्ट्रॉन गए। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, जो भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है उसे ही आप क्या कहते हो? डी ब्लॉक एलिमेंट, और यू कैन से आपके हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट बोलोगे तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज, हम लोग ना ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखते अपनी बुक में, आपकी बुक में भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक क्या करती है? इसको कंडेंस कर देती है, क्योंकि बार बार कौन इतना लिखेगा, तो आपकी बुक क्या करती है? सुनो सुनो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और सॉरी 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, ठीक है। तो ये जो इतने एलिमेंट है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? आर्गॉन का होता है। 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? आर्गॉन का होता है ना, ये आप लोग ने पढ़ा होगा ना सीरीज। सबसे पहले हीलियम आता है, फिर नियॉन आता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आर्गॉन आता है, फिर जेनॉन आता है, जेनॉन आता है, फिर क्रिप्टॉन आता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो जो आर्गॉन भाई साहब है उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस 18 इलेक्ट्रॉन की जगह, ये दिख रहा है, काउंट करो कितने का इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा ब्रैकेट में AR, मतलब आर्गॉन, और आर्गॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। और ये जो बचा हुआ है ना, इसको यहां लिख दूंगा। तो क्या बचा था बच्चों आपका? 3d1 4s2, 3d1 4s2। अब बोलोगे सर आपने 4s बाद में क्यों लिखा, 3d1 पहले क्यों लिखा? एक्चुअल में आपकी बुक आपको जनरल फॉर्मूला बताती है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डी ब्लॉक, अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। तो आपकी बुक क्या बताती है? वो है n-1 d 1 से लेके 10 तक, ठीक है, एंड ns 1 से लेके 2 तक। ये है बच्चों जनरल फॉर्मूला। तो s बाद में लिखती है, ऑल्दो s का जो एनर्जी है वो कम होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन s में फिल होंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन d में फिल होंगे। लेकिन आपको पता है बच्चों कि जनरल फॉर्मूला ऐसा है, तो आपको पहले d ऑर्बिटल लिखना है और उसके बाद आपको s लिखना है। तो ये n क्या है बच्चों? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यू कैन से n इज द नंबर ऑफ पीरियड, जिस पीरियड में आप कह रहे हो। तो आपका स्कैंडियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट होता है बच्चों? स्कैंडियम 4th पीरियड में होता है। स्कैंडियम कौन से पीरियड में होता है बच्चों? 4th पीरियड में होता है। तो इसका जो क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या होगा? 4, मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 4। तो यहां पे अगर आप पुट करोगे, अगर आप स्कैंडियम की बात करो तो पुट करोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4 - 1 यानी 3, सो 3d, सही बात है, और n है ना यहाँ पे, तो यानी 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 1 इलेक्ट्रॉन। यही है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही है बच्चों क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके आगे आप कोई भी नोबल एलिमेंट लगा दोगे, सही बात है ना। अच्छा, इस जनरल इक्वेशन का भी एक एक्सेप्शन है। ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का, ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों पैलेडियम। आपको याद होगा, आप लोगों ने पैलेडियम पढ़ा था। पैलेडियम कहाँ गया? यस, पैलेडियम पढ़ा था।
और जब मैंने पढ़ाया था तब आपको दिखाया भी था। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि इसका जनरल फॉर्मूला है बच्चों n-1 d 1 से 10 तक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ns 0 होता है। मतलब इसमें s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते और s के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पैलेडियम में। क्यों? सवाल है क्यों? तो उसका जवाब कहां छुपा है पता है? उसका जवाब छुपा है यहां पे, फॉर द एटॉमिक स्टेबिलिटी, ताकि आपका एटम स्टेबल रहे। ठीक है, आपका क्या रहे? एटम स्टेबल रहे। तो हाफ फिल्ड हो जाते सारे के सारे डी ऑर्बिटल, ताकि आपका एटम क्या रहे? स्टेबल रहे। क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल में सॉरी डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो उसका एस ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ऑर्बिटल क्या बोलता है कि एस ऑर्बिटल तू अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। तो वो एस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और यू नो कि अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो एस ऑर्बिटल इसीलिए 0 होता है वहां पे। तो एक ही एक्सेप्शन है, वो याद रखना आप लोग, वो याद रखना बच्चों इस फॉर्मूले का, दैट इज पैलेडियम। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है पैलेडियम। तो पैलेडियम में फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? ns 0 हो जाता है, ns 0 हो जाता है। ठीक है, तो n-1 d 1 से लेकर 10 तक ही रहेगा, ये कभी 0 नहीं होगा, पर जो ns है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ये जो अलग अलग एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, इन 18 इलेक्ट्रॉन को मिला के आप आर्गॉन दिखा दो। तो मतलब ये आपके आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन है, बाकी है उसकी कन्फिग्रेशन आपकी रिपीट हुई है, बाकी ये लास्ट के आपके अलग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख ली है। ठीक है बच्चों, चलेगा? तो अब मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे चलें। सबकी ये एक्सपेक्टेड और सबका ऑब्जर्व। 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पढ़ना है। कौन कौन सा बच्चों? एक एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा। ठीक है, ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा, और यहां पे हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब ऑब्जर्व करने के बाद, हमने जब खुद ऑब्जर्व किया तो एक्चुअल, इसको आप एक्चुअल भी बोल सकते हो, इसको आप एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बोल सकते हो। रियल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है एलिमेंट्स की, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ठीक है बच्चों, रुको, मेरे पास है स्केल और मेरे पास है 2D इमेज, उसमें मुझे लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप आपको लाइंस वगैरह दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे बच्चों एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बच्चों हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को ही स्टडी करते हैं, और किसी को हम स्टडी ही नहीं करते, क्योंकि हमारे मतलब स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, पर 12th स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं करते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? मैंने आप लोग को सब सिखाया हुआ है। कौन से कलर से लिखा जाए बताइए? ब्लू से लिखे। ब्लू दिखता है आपको? ब्लू दिखता है? दिखता है, बराबर दिखता है। चलो, तो ब्लू कलर से लिखते हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले है आपका स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, नहीं रुको, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, और भी लिखना है ना, स्पेस बड़ा दिक्कत है बच्चों। अभी थोड़ा छोटा छोटा लिखते, रुको, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ठीक है, रुको। तो सबसे पहला है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को सारे के सारे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बता दिया। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, बहुत ज्यादा क्रूर है, फ्री कोचिंग नेवर कजन,
कर्जन ऐसे पढ़ते हैं ना, कर्जन, ठीक है, तो ये हम लोग को याद हो जाता है। फिर इसका एटॉमिक नंबर भी आपके पास होना चाहिए बच्चों, यस यू हैव टू नो द एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, फिर उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। सही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आई गेस हमें लाइन ले लेनी चाहिए यहाँ पे भी एक, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, बस ये स्ट्रेट हो जाए। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, अरे यार ये थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ओके ठीक है। इसके अंदर हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्या कर सकते हैं। फिर एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट बना देंगे ताकि कुछ मिक्स ना हो जाए और फिर आप लोगों को डाउट ना हो कि सर ये वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला है कि किसका आंसर कौन सा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे एंड उसके बाद ये आखिरी, समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली बोर्ड दिख रहा होगा। और हम लोग को क्या करना है बच्चों, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। अब देखो ध्यान से देखो, सब में ही जो पहले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 के बाद 1 2 3 4 4 ऐड हो रहे हैं, सही बात है ना। 18 के बाद यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 4 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, 6 ऐड होगा, 7 होगा ऐड। तो हम लोग कुछ भी करके 18 के बाद जो एलिमेंट आता है, ठीक है, 36 वाला, दैट इज नथिंग बट अवर ये क्रिप्टॉन, वो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो सारे में यही होंगे, आर्गॉन ही होंगे सारे में जो ये रहेंगे वो आर्गॉन ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AR18 AR18 सब में कॉमन होगा, ठीक है। AR18, यहाँ पे भी AR18, यहाँ पे भी AR18। इस पार्ट को थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना क्योंकि मैं लिख रहा हूँ बच्चों, कुछ नहीं कर सकते। AR18 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 और AR18, ठीक है। अब आ जाओ, स्किप मत करना अब इसके आगे, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मैंने लिख लिया बच्चों आपके पहले वाले 18 एलिमेंट। उसके बाद आगे कैसे लिखना है, उसके बाद आगे कैसे, आप लोगों को पता है 4s2 था, 3d और 4s, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का अभी हम लोग ने पढ़ा, दैट इज क्या होना चाहिए बच्चों, 3d1 और 4s2, 3d1 4s2। तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 3, और 3 और 18 कितने हो गए, 21, सही बात है। फिर अगला कैसा होगा बच्चों, 3d2 4s2। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, पर 4s में ऑब्वियसली 2 ही इसकी कैपेसिटी है, इसकी औकात 2 ही की है, तो ये 2 से ज्यादा नहीं भर सकता, 2 से ज्यादा बच्चों ये नहीं भर सकता। तो 2 भरने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो डी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इसके में 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है, हो गए 20। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना है, 22। तो मतलब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आपके डी में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो 23 है, तो ऑब्वियसली बच्चों आपको दिमाग में आ गया होगा, यहाँ पे 3d3 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d4 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d5 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d6 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d7 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा। मेरे साथ साथ बोलो, यहाँ पे 3d8 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d9 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा, यहाँ 3d10 आएगा और यहाँ पे 4s2 आएगा। और 10 की कैपेसिटी होती है डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था जो हमारी एक्सपेक्टेड थी, कि हमको लग रहा था कि ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता होगा, हर एक एलिमेंट का कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता होगा। पर जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की, जब हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, सो 2 ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी अलग दिखाई एज कंपेयर टू अवर प्रिडिक्शन। हमने जो प्रिडिक्ट किया था उससे थोड़ा सा उन्होंने क्या दिखाया, अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने हमें दिखाई। कौन कौन से वो 2 एलिमेंट हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले मुझे ये बना लेने दो, यहाँ पे भी आर्गॉन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी आर्गॉन 18, ये मुझे बना लेने दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। आर्गॉन 18
आर्गोन 18, क्या हो गया, बोर आता है यार लिखने में ये सब। अभी तुम लोग में से इधर कोई रहता ना तो तुम लोग उठाता और बोलते चलो ये लिख आर्गोन 18, आर्गोन 18, आर्गोन 18, आर्गोन 18। ठीक है चलो, तो ये हो गया बच्चों आपके नॉर्मल 18 इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग को पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना ना पड़े इसलिए हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई, क्यों नहीं मानते? दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होता है। कौन कौन से वो दो एलिमेंट है बच्चों? वो एक एलिमेंट है हमारा प्यारा दुलारा क्रोमियम, ये वाला को कलर चेंज करने दो। ये है बच्चों एक हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो हमारी बात नहीं मानता, ठीक है। और दूसरा है एक कॉपर जो हमारी बात नहीं मानता, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होता है टू एक्सपेक्टेड से अलग होता है। तो कौन कौन से? एक क्रोमियम और एक कॉपर। बाकी सबके सेम है तो बाकी सबके मैं लिख देता हूं ऑलरेडी, ठीक है। बाकी सबके सेम है तो बाकी सबके लिख देता हूं मैं। क्या है भाई? अरे पैर में माइक अटक गया। तो यहाँ पे है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। ये भाई साहब अलग हैं तो इनका हम लोग नहीं लिखेंगे। ये है आपका 3d5 4s2, ये है आपका 3d6 4s2, ये है आपका 3d7 4s2, ये है बच्चों आपका 3d8 4s2, सही बात है ना। ये है आपका 3d9। अब 3d9 भी अलग दिखाता है तो उसका भी मैं नहीं लिखूंगा, अलग पेन से लिखूंगा। ये आपका 3d10 और 4s2। अच्छा, ये जो दोनों है बच्चों जो अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है? देखो होना क्या चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉन s में होंगे क्योंकि s पहले फिल होता है। S इज द लोअर एनर्जी, S के पास एनर्जी कम होती है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन S में फिल करेंगे, उसके बाद जो बचा कुचा इलेक्ट्रॉन है उसको आप D में दे दोगे। पर यहां पर ऐसा नहीं हमको देखने के लिए मिला। इसमें हमको क्या देखने के लिए मिला? इसमें हमको क्या देखने के लिए मिला बच्चों कि 4s में होना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, पर 4s में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे 4s में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी में। वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहां पे? डी में। तो डी में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, पर यहां पे कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन, पर वहां पे डी में क्या हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कॉपर में 4s पहले फिल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 9 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? डी ऑर्बिटल में। पर ऐसा नहीं होता, 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, 4s में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बच्चों? डी ऑर्बिटल में चला गया। डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब 1 इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले दिया था। क्या दिया था मैंने? कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर मोर स्टेबल। वो हमेशा क्या होंगी? ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्बिटल। एनी अदर मतलब फुल्ली फिल्ड से तो कम ही स्टेबल होंगी, और यू कैन से कंप्लीटली एम्प्टी से भी कम स्टेबल होंगी, पर यू कैन से कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं वो भी स्टेबल होती हैं। अब अगर इस कंडीशन में देखोगे तो यहां पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका एस फुल्ली फिल्ड है, तो ये तो स्टेबल है। पर क्या आपका डी स्टेबल है? क्या डी स्टेबल नहीं था, क्योंकि डी में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन था। तो एस क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसकी वजह से डी भी हाफ फिल्ड हो गया और एस भी हाफ फिल्ड हो गया। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ गई बात? गुड, ओके। यहां पे क्या कंडीशन थी भाई? यहां पे देखो ये 9 था, मतलब नॉट स्टेबल, ये स्टेबल था, फुल्ली फिल्ड स्टेबल था। तो क्या होगा? एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम एनर्जी है, तो ये क्या बोलेगा? चल 1 इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे। अब यहां पे ये स्टेबल नहीं था और ये कंप्लीटली स्टेबल था, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इस डी ऑर्बिटल के पास चला गया बच्चों, तो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया, मतलब ये भी स्टेबल हो गया, और एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है।
एस ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है, तो मतलब यहाँ पे डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों ही स्टेबल हो गए, तो आप कह सकते हो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसीलिए मैंने आपको वो स्पेशल स्टेबिलिटी के रूल्स बताए थे। तो ये दो अलग अलग बच्चों रूल्स हैं, मतलब दो स्टेबिलिटी के रूल्स हैं, जिनकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से, कॉपर एलिमेंट और सॉरी कॉपर नहीं, हाँ ये कॉपर और एक क्रोमियम, ये दो एलिमेंट बच्चों थोड़े से अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू अवर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो दीज आर द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया, डन है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, 46 मिनट की वीडियो बन गई है, तो अगला वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। समझ में आया तो जरूर से कमेंट करके बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बताना चलेगा। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, चलेगा। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।